नमस्कार। मेरे हिंदी सूर्योदय चैनल में हिंदी पढ़ने वाले सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, नेट तथा इस प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न 1, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? इसका विकल्प सी सही, विशिष्टाद्वैतवाद। इसका विकल्प सी सही, विशिष्टाद्वैतवाद। यह विकल्प ए आपसे पूछा जाता शंकराचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो इसका विकल्प ए सही होता, अद्वैतवाद। यदि पूछा जाता कि वल्लभाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो इसका विकल्प बी सही होता, शुद्धाद्वैतवाद। यदि पूछा जाता मध्वाचार्य जी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो इसका विकल्प डी सही होता, द्वैतवाद। प्रश्न 2, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। इसका विकल्प डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प डी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 3, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? इसका विकल्प डी सही है, वर्ग का पंचमा अक्षर। इसका विकल्प डी सही है, वर्ग का पंचमा अक्षर। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं, जैसे अंगा, ञा, ड़ा, ना, मा आदि। प्रश्न 4, रीतिकाल का समय था। रीतिकाल का समय था। इसका विकल्प बी सही है, 1700 से 1900 बीसी सम्मत तक। 1700 से 1900 बीसी सम्मत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना है 1050 से 1375। फिर भक्तिकाल, पूर्व भक्तिकाल 1375 से 1700 तक, और उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल 1700 से 1719 बीसी तक। फिर आधुनिक काल 1900 बीसी से अब तक। प्रश्न 5, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। इसका विकल्प सी सही है, फ्रेंच भाषा में। इसका विकल्प सी सही है, फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और इसको गार्सा दा तासी जी ने लिखा था। प्रश्न 6, सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। सम सुबरन सुखमा कर सुखद न थोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस उदाहरण में अलंकार है। इसका विकल्प डी सही, व्यतिरेक। इसका विकल्प डी सही, व्यतिरेक। इसमें व्यतिरेक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय से उपमान की हीनता दिखाई जाती है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न 7,
सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही विकल्प चुनिए। इसमें एक तरफ ये काल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इस काल से संबंधित रचयिता दिए हुए हैं। तो देखते हैं इसको। आदिकाल, इसके सामने लिखा है आलम। फिर भक्तिकाल, इसके सामने लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर रीतकाल, इसके सामने लिखा है अमीर खुसरो। फिर आधुनिक काल, इसके सामने लिखा है जायसी। तो इसको मिला लेते हैं। आदिकाल को मिलाएंगे अमीर खुसरो से। आदिकाल को मिलाएंगे अमीर खुसरो से। फिर भक्तिकाल को मिलाएंगे जायसी से। भक्तिकाल को मिलाएंगे जायसी से। रीतकाल को मिलाएंगे आलम से। रीतकाल को मिलाएंगे आलम से। आधुनिक काल को मिलाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से। आधुनिक काल को मिलाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से। अब नीचे देखते हैं। नीचे इसका विकल्प सी सही है। नीचे इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए घास, बी आय, सी व्यय, डी नहर। इसमें इसका विकल्प सी व्यय सही है। इसका विकल्प सी व्यय सही है। घास, आय, नहर ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। व्यय शब्द पुल्लिंग है। इसको आप पढ़ के देख सकते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानने के लिए। जैसे किसी कार को आप कहते हैं तो इस कार में इतना पैसा व्यय हुआ। व्यय हुआ सदैव आता है, व्यय हुई कभी नहीं बोला जाता। तो इसलिए यहाँ पर ये विकल्प सी इसका सही व्यय पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 9, आत्मबोध किसकी रचना है। आत्मबोध किसकी रचना है। इसका विकल्प बी सही है, गोरखनाथ। इसका विकल्प बी सही है, गोरखनाथ। गोरखनाथ की अन्य रचनाएं हैं गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि। प्रश्न 10, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ पात्र दिए हुए हैं और दूसरी तरफ काव्य ग्रंथ दिए हुए हैं। चंदा, इसके सामने दिया है बीसल देवरासो। फिर नागमती, इसके सामने दिया है चंदायन। फिर राजमती, इसके सामने दिया है ढोला मारूरा दूहा। फिर मालवड़ी, इसके सामने दिया है पृथ्वीराज रासो और सबसे नीचे दिया है पद्मावत। तो इसको मिला लेते हैं। चंदा को मिलाएंगे चंदायन से। चंदा को मिलाएंगे चंदायन से। नागमती को मिलाएंगे पद्मावत से। नागमती को मिलाएंगे पद्मावत से। फिर राजमती को मिलाएंगे पृथ्वीराज रासो से। राजमती को मिलाएंगे पृथ्वीराज रासो से। फिर मालवड़ी को मिलाएंगे बीसल देव रासो से। मालवड़ी को मिलाएंगे बीसल देव रासो से। अब नीचे देखते हैं इसको। नीचे इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 11,
आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है। सबसे पहले भरतेश्वर बाहुबली रास, फिर स्थूलभद्र रास, फिर नेमिनाथ रास, फिर संगीत रत्नाकर। सबसे पहले आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार थे शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार थे शालिभद्र सूरी। फिर आएगा स्थूलभद्र रास। इसकी रचना की थी जिन धर्म सूरी ने। इसकी रचना की थी जिन धर्म सूरी ने। फिर नेमिनाथ रास, इसकी रचना की थी सुमति गढ़ ने। नेमिनाथ रास, इसकी रचना की थी सुमति गढ़ ने। फिर संगीत रत्नाकर, इसकी रचना की थी सारंग देव ने। प्रश्न 12, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? इसका विकल्प डी सही है, पौमचर्यु। इसका विकल्प डी सही है, पौमचर्यु। पौमचर्यु में रामचंद्र जी के विषय में बताया गया है और पौमचर्यु नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। इसकी रचना स्वयंभू ने की थी। प्रश्न 13, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर चुनिए। विशिष्टाद्वैतवाद, इसके सामने लिखा है निम्बार्काचार्य। फिर द्वैत, इसके सामने लिखा है विष्णु स्वामी। फिर शुद्धाद्वैतवाद, इसके सामने लिखा है रामानुजाचार्य। फिर द्वैताद्वैत, इसके सामने लिखा है मध्वाचार्य। इसको मिला लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद को मिलाएंगे रामानुजाचार्य से। विशिष्टाद्वैतवाद को मिलाएंगे रामानुजाचार्य से। द्वैत को मिलाएंगे मध्वाचार्य से। द्वैत को मिलाएंगे मध्वाचार्य से। फिर शुद्धाद्वैतवाद को मिलाएंगे विष्णु स्वामी से। शुद्धाद्वैतवाद को मिलाएंगे विष्णु स्वामी से। फिर द्वैताद्वैत को मिलाएंगे निम्बार्काचार्य से। द्वैताद्वैत को मिलाएंगे निम्बार्काचार्य से। अब नीचे देखिए, नीचे इसका विकल्प डी सही है। नीचे इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 14, शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? इसमें विकल्प बी सही है, पद। इसमें विकल्प बी सही है, पद। शब्द रचना में प्रत्यय, धातु, उपसर्ग, इन तीनों का योग होता है, लेकिन पद का योग नहीं होता है। कई शब्दों से मिलकर पद बनता है, पद से मिलकर शब्द नहीं बनता। प्रश्न 15, करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक किस वाक्य में है? इसका विकल्प बी सही है, वो कलम से लिखता है। इसका विकल्प बी सही है, वो कलम से लिखता है। करण कारक में से चिन्ह होता है और इसमें सदैव जुड़ना पाया जाता है। जिस चीज के द्वारा कोई कार्य होता है उसमें सदैव करण कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है, लेकिन उसमें अलग होना पाया जाता है। और करण कारक में जुड़ना पाया जाता है। जैसे वो कलम से लिखता है, अर्थात कलम के द्वारा लिखता है,
तो यहाँ जुड़ना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। प्रश्न 16, निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। ए आदिकाल लोक कथाओं पर, बी नाथों की रचनाओं पर, सी दक्षिण भारत के वीर शैवों की भावना पर, डी सूफियों की यौगिक साधना पर। इसका विकल्प बी सही है, नाथों की रचनाओं पर। इसका विकल्प बी सही है, नाथों की रचनाओं पर। प्रश्न 17, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति ना चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? इसका विकल्प ए सही है, भरत। इसका विकल्प ए सही है, भरत। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपर्युक्त पंक्ति रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत है। प्रश्न 18, कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में कौन सा समास है? इसमें विकल्प ए सही है, द्वंद्व। इसका विकल्प ए सही है, द्वंद्व। कतर व्योत में द्वंद्व समास है। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसका विग्रह करने पर और चिन्ह आता है। जैसे कतर व्योत में कतर और व्योत और चिन्ह आता है विग्रह करने पर, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। प्रश्न 19, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनिए। प्रद्युम्न चरित्र, इसके सामने दिया है नारायण दास। फिर स्वर्गारोहण, इसके सामने दिया चतुर्भुज दास। फिर मधुमालती कथा, इसके सामने दिया विष्णु दास। फिर छिताई वार्ता, इसके सामने दिया है सुधीर अग्रवाल। इसको मिला लेते हैं। प्रद्युम्न चरित्र को मिलाएंगे सुधीर अग्रवाल से। प्रद्युम्न चरित्र को मिलाएंगे सुधीर अग्रवाल से। स्वर्गारोहण को मिलाएंगे विष्णु दास से। स्वर्गारोहण को मिलाएंगे विष्णु दास से। मधुमालती कथा को मिलाएंगे चतुर्भुज दास से। मधुमालती कथा को मिलाएंगे चतुर्भुज दास से। छिताई वार्ता को मिलाएंगे नारायण दास से। छिताई वार्ता को मिलाएंगे नारायण दास से। अब नीचे देखते हैं। इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न 20, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। जैसे नील विशेषण है और गाय विशेष है। गाय की विशेषता है नील, नीली गाय, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। प्रश्न 21, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इनमें एक तरफ रचनाकार दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनकी रचनाएं। सबसे पहले चिंतामणि, इसके सामने दिया है अंग दर्पण। फिर मतिराम, इसके सामने दिया है शिवा बावनी। फिर भूषण, इसके सामने दिया है रस रहस्य।
फिर रसलीन, इसके सामने दिया है रसराज और सबसे नीचे दिया है काव्य प्रकाश। तो इसको मिला लेते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि को मिलाएंगे काव्य प्रकाश से, चिंतामणि को मिलाएंगे काव्य प्रकाश से। फिर मतिराम को मिलाएंगे रसराज से, मतिराम को मिलाएंगे रसराज से। फिर भूषण को मिलाएंगे शिवा बावनी से, भूषण को मिलाएंगे शिवा बावनी से। फिर रसलीन को मिलाएंगे अंग दर्पण से, रसलीन को मिलाएंगे अंग दर्पण से। नीचे देखते हैं, नीचे इसका विकल्प डी सही है, नीचे इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 22, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प डी सही है, इसका विकल्प डी सही है। ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। ललित ललाम मतिराम जी की रचना है, फिर शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है, फिर पद्माभरण पद्माकर जी की रचना है, फिर नवरस तरंग ये है बेनी प्रवीण जी की रचना। प्रश्न 23, देहधारी शब्द पर्यायवाची है। देहधारी शब्द पर्यायवाची है। इसका विकल्प बी सही है, जीव का। इसका विकल्प बी सही है, जीव का। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। ए सिद्धराज, बी जय भारत, सी हिडिंबा, डी कृषक क्रंदन। इसका विकल्प डी सही है, कृषक क्रंदन। इसका विकल्प डी सही, कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, शेष तीनों ही इनकी रचनाएं हैं। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है। प्रश्न 25, आत्मजयी किसकी रचना है। आत्मजयी किसकी रचना है। इसका विकल्प सी सही है, कुंवर नारायण। इसका विकल्प सी सही है, कुंवर नारायण। ये एक खंड काव्य है। खंडोपनिषद को आधार बनाकर यह लिखा गया है और इसमें नचिकेता के पितृभक्ति तथा मृत्यु देवता से उसके संवाद को दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त चक्रव्यूह, हम तुम, अपने सामने, परिवेश, कोई दूसरा नहीं आदि इनकी रचनाएं हैं। प्रश्न 26, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। इसका विकल्प ए सही है, धर्मवीर भारती। इसका विकल्प ए सही है, धर्मवीर भारती। इसके अतिरिक्त अंधायुग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर आदि इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रश्न 27, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। अभिज्ञ शब्द का विलोम है।
इसका विकल्प सी सही है, अनभिज्ञ। इसका विकल्प सी सही है, अनभिज्ञ। प्रश्न 28, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है। सबसे पहले द्रौपदी, फिर 8वां सर्ग, फिर 1 दूनी 1, फिर रथ का कंगन। सबसे पहले आएगा द्रौपदी, फिर 8वां सर्ग, फिर 1 दूनी 1, फिर रति का कंगन। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? निम्नलिखित में से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? इसका विकल्प सी सही है, सूखी डाली। इसका विकल्प सी सही है, सूखी डाली। प्रश्न 30, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? करुण के रस राजत्व की प्रतिस्थापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? इसका विकल्प बी सही है, उत्तर रामचरितम। इसका विकल्प बी सही है, उत्तर रामचरितम। ये भवभूति जी की रचना है। प्रश्न 31, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ निबंध संग्रह लिखा है और दूसरी तरफ उनके लेखक लिखे हुए हैं। सबसे पहले आस्था और सौंदर्य, इसके सामने लिखा है निर्मल वर्मा। फिर अपनी अपनी बीमारी, इसके सामने विद्या निवास मिश्र। फिर कला और जोखिम, इसके सामने राम विलास शर्मा। फिर तमाल के झरोखे से, इसके सामने हरिशंकर परसाई। और सबसे नीचे बाल मुकुंद गुप्त। तो इसको मिला लेते हैं, आस्था और सौंदर्य, इसको मिलाएंगे राम विलास शर्मा से। आस्था और सौंदर्य, इसको मिलाएंगे राम विलास शर्मा से। फिर अपनी अपनी बीमारी, इसको मिलाएंगे इसको मिलाएंगे अपनी अपनी बीमारी, इसको मिलाएंगे हरिशंकर परसाई से। अपनी अपनी बीमारी, इसको मिलाएंगे हरिशंकर परसाई से। फिर कला और जोखिम, इसको मिलाएंगे निर्मल वर्मा से। कला और जोखिम, इसको मिलाएंगे निर्मल वर्मा से। फिर तमाल के झरोखे से, इसको मिलाएंगे विद्या निवास मिश्र से। तमाल के झरोखे से, इसको मिलाएंगे विद्या निवास मिश्र से। अब नीचे देखते हैं, इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न 32, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी मानस की धर्म भूमि, सी लोभ और प्रीति, डी कविता क्या है? इसका विकल्प बी सही है, मानस की धर्म भूमि। इसका विकल्प बी सही है, मानस की धर्म भूमि। प्रश्न 33, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। इसका विकल्प ए सही है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। इंद्रियों की पहुंच से बाहर। प्रश्न 34, प्रकाशन वर्ष के अनुसार
उषा प्रियमोदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियमोदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। इसका विकल्प सी सही है। सबसे पहले 55 खंभे लाल दीवारें, फिर रुकोगी नहीं राधिका, फिर शेष यात्रा, फिर अंतर्वर्षी। सबसे पहले 5 खंभे लाल दीवारें, फिर रुकोगी नहीं राधिका, फिर शेष यात्रा, फिर अंतर्वर्षी। प्रश्न 35। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? इसका विकल्प सी सही है, प्रेमचंद। इसका विकल्प सी सही है, प्रेमचंद। दामुल का कैदी, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, मंत्र, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, सवा सेर गेहूं, आत्माराम, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दरोगा, कफन, आप बीती। ये प्रेमचंद की लिखी कहानियां हैं। प्रश्न 36। चैन की वंशी बजाना का अर्थ है। चैन की वंशी बजाना का अर्थ है। इसका विकल्प बी सही है, मौज करना। इसका विकल्प बी सही है, मौज करना। प्रश्न 37। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? इसका विकल्प ए सही है, विष्णु प्रभाकर। इसका विकल्प ए सही है, विष्णु प्रभाकर। ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित जीवनी विधा की रचना है और ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर लिखी गई है। प्रश्न 38। यशपाल की आत्मकथा है। यशपाल की आत्मकथा है। इसका विकल्प बी सही है, सिंहावलोकन। इसका विकल्प बी सही है, सिंहावलोकन। यशपाल की यह आत्मकथा 3 खंडों में क्रमशः 1951, 52 और 55 में प्रकाशित हुई। प्रश्न 39। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। इसका विकल्प ए सही है, अप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। प्रश्न 40। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ रचनाएं दी हुई हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए हुए हैं। ए रेखाएं बोल उठी, इसके सामने दिया महादेवी वर्मा। फिर अतीत के चलचित्र, इसके सामने दिया है राम कुमार वर्मा। फिर जिंदगी मुस्काई, इसके सामने दिया है देवेंद्र सत्यार्थी। फिर मील का पत्थर, इसके सामने दिया है श्रीलाल शुक्ल और सबसे नीचे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो इसको मिला लेते हैं। रेखाएं बोल उठी, इसको मिलाएंगे देवेंद्र सत्यार्थी से। रेखाएं बोल उठी, इसको मिलाएंगे देवेंद्र सत्यार्थी से। फिर अतीत के चलचित्र, इसको मिलाएंगे महादेवी वर्मा से। अतीत के चलचित्र, इसको मिलाएंगे महादेवी वर्मा से। फिर जिंदगी मुस्काई, इसे मिलाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर से। जिंदगी मुस्काई, इसे मिलाएंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर से। फिर मील का पत्थर, इसे मिलाएंगे राम कुमार वर्मा से। मील का पत्थर, इसे मिलाएंगे राम कुमार वर्मा से।
अब नीचे देखते हैं, इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। प्रश्न 41, यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। इसका विकल्प सी सही है, सत्यदेव परिव्राजक। इसका विकल्प सी सही है, सत्यदेव परिव्राजक। प्रश्न 42, कुलया आनंद के रचयिता हैं। कुलया आनंद के रचयिता हैं। इसका विकल्प डी सही है, अप्पय दीक्षित। इसका विकल्प डी सही है, अप्पय दीक्षित। कुलया आनंद तथा चित्र मीमांसा नामक ग्रंथ की रचयिता अप्पय दीक्षित जी हैं। प्रश्न 43, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इसका विकल्प डी सही है, इति प्लस आदि। इसका विकल्प डी सही है, इति प्लस आदि। यहाँ पर यण संधि है। इसका सूत्र है इको यणच। प्रश्न 44, निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित ग्रंथ और ग्रंथकारों को सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ ग्रंथ लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ ग्रंथकार। सबसे पहले रस गंगाधर, इसके सामने लिखा है मम्मट। फिर साहित्य दर्पण, इसके सामने लिखा है आनंदवर्धन। फिर काव्य प्रकाश, इसके सामने लिखा है विश्वनाथ। फिर वक्रोक्ति जीवितम, इसके सामने लिखा है कुंतक। और नीचे लिखा है पंडित राज जगन्नाथ। तो इसको मिला लेते हैं। रस गंगाधर को मिलाएंगे पंडित राज जगन्नाथ से। रस गंगाधर को मिलाएंगे पंडित राज जगन्नाथ से। फिर साहित्य दर्पण को मिलाएंगे विश्वनाथ से। साहित्य दर्पण को मिलाएंगे विश्वनाथ से। फिर काव्य प्रकाश को मिलाएंगे मम्मट से। काव्य प्रकाश को मिलाएंगे मम्मट से। वक्रोक्ति जीवितम को मिलाएंगे कुंतक से। वक्रोक्ति जीवितम को मिलाएंगे कुंतक से। अब नीचे देखते हैं, इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 45, प्रश्न 45, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। इसका विकल्प सी सही है, व्यंजना। इसका विकल्प सी सही है, व्यंजना। जहां पर मुख्यार्थ तथा ध्वनि सिद्धांत लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हों, वहां व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है। प्रश्न 46, बेपथु कैसा अनुभाव है। बेपथु कैसा अनुभाव है। इसका विकल्प सी सही है, सात्विक। इसका विकल्प सी सही है, सात्विक। बेपथु सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 47, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान
लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, उपर्युक्त दोहे में कौन सा रस है? तो इसको तो पढ़ने से समझ में आ रहा है। इसका विकल्प डी सही है, हास्य। इसका विकल्प डी सही है, हास्य। इसमें हास्य रस है। प्रश्न 48, भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार हैं। इसका विकल्प बी सही है, भट्टनायक। इसका विकल्प डी सही है, विकल्प बी, भट्टनायक विकल्प बी में दिया है। इसका विकल्प बी सही है, भट्टनायक। भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या भट्टनायक जी ने की है। इन्होंने सर्वप्रथम दर्शक सामाजिक की महत्ता को स्वीकार किया है। इनका दार्शनिक मत साख्य दर्शन पर आधारित है। इस प्रश्न के बारे में और समझ लीजिए थोड़ा। जैसा शंकुक जी दिया है पहले विकल्प, तो इनकी है अनुमितवाद की व्याख्या। सी दिया है अभिनव गुप्त, तो इनका है अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न 49, वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं। वक्रोक्त जीवितम के रचयिता हैं। इसका विकल्प बी सही है, कुंतक। इसका विकल्प बी सही है, कुंतक। और आनंदवर्धन जी ध्वन्यलोक के, दंडी जी काव्यादर्श, भामा काव्य अलंकार। प्रश्न 50, भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना है। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित साहित्याचार की स्थापना है। इसका विकल्प बी सही है, आचार भरत। इसका विकल्प बी सही है, आचार भरत। भारतीय साहित्य शास्त्र में रस निष्पत्ति सिद्धांत भरत मुनि नामक साहित्याचार की स्थापना है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसा कि इन्होंने लिखा है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? ए रोला, बी छप्पे, सी चौपाई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। रोला, छप्पे, चौपाई, ये इसमें से कोई भी दोहा का विपरीत छंद नहीं है। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया हुआ है। दोहा का विपरीत छंद सोरठा होता है, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया है। इसलिए इसका विकल्प डी सही है। सोरठा छंद में पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं।
तो दोहा छंद का विपरीत जो है उल्टा ये सोरठा छंद होता है, जो कि विकल्प में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका विकल्प डी सही है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 52, अवधि शिला का उर पर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग्जल धार। इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद है, इसका विकल्प सी सही है, बरवय। इसका विकल्प सी सही है, बरवय। बरवय अर्थ सममात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों अर्थात पहला और तीसरा में 12-12 और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 53, अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। अजो तरयो ना ही रहो, श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। इसका विकल्प ए सही है, श्लेष। इसका विकल्प ए सही है, श्लेष। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आता है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहाँ श्रुति शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। प्रश्न 54, किस युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? इसका विकल्प डी सही है, काव्यलिंग। इसका विकल्प डी सही है, काव्यलिंग। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। प्रश्न 55, जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सी मुख समता पाओ किम, चंदुबापुरो रंक। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सी मुख समता पाओ किम, चंदबापुरो रंक। इसका विकल्प डी सही है, व्यतिरेक। इसका विकल्प डी सही है, व्यतिरेक। इन पंक्तियों में व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। अर्थात उपमेय को श्रेष्ठ समझा जाए और उपमान को उतनी महत्व न दी जाए जितनी उपमेय को दी जाती है, तो वहाँ पर सदैव व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न 56, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। इसका विकल्प सी सही है, सरहपाद। इसका विकल्प सी सही है, सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों ने सरहपाद जी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। इन दोहाचार इनकी मुख्य रचना है और राहुल सांकृत्यायन ने सबसे पहले इन्हें हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। प्रश्न 57, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। इनमें एक तरफ पंक्तियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ छंद लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। यह इसके सामने सवैया दिया है। फिर दिया है, राम को रूप निहारत, जानकी कंकन कंकन के नग की परछाई। इसके सामने कवित्व दिया हुआ है।
फिर जानत है वो सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। सामने रूपमाला दिया हुआ है। फिर अधर लगे हैं आन करके, प्राण प्राण चाहत चलन ए, संदेशो लय सुजान को। इसके सामने चौपाई दी हुई है, तो इसको मिला लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इसको मिलाते हैं दोहा से। ये कबीरदास जी का दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो इसको मिलाएंगे दोहा से। उसके बाद राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। इसको मिलाएंगे सवैया से। इसको मिलाएंगे सवैया से। फिर जानत है वो सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। इसको मिलाएंगे चौपाई से। इसको मिलाएंगे चौपाई से। फिर अधर लगे हैं आन करके, अधर लगे हैं आन करके, प्राण प्राण चाहत चलन ये, संदेशो लय सुजान को। इसको मिलाएंगे कवित्त से। इसको मिलाएंगे कवित्त से। प्रश्न 58, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? इसका विकल्प डी सही है, विश्वनाथ। इसका विकल्प डी सही है, विश्वनाथ। साहित्य दर्पण इनकी महत्वपूर्ण कृति है। प्रश्न 59, इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से सही अनुक्रम कौन सा है? इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है। सबसे पहले काव्य अनुशासन, फिर साहित्य दर्पण, फिर रस मंजरी, फिर रस गंगाधर, फिर रस गंगाधर। अब देखते हैं प्रश्न 60, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। इसका विकल्प बी सही, अनुमितिवादी। इसका विकल्प बी सही, अनुमितिवादी। आचार्य शंकुक अनुमितिवादी आचार्य थे। प्रश्न 61, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? नाटक को पंचम वेद किसने कहा? इसका विकल्प सी सही है, भरत मुनि। इसका विकल्प सी सही है, भरत मुनि। प्रश्न 62, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? इसका विकल्प ए सही है, सुनीत कुमार चटर्जी। इसका विकल्प ए सही है, सुनीत कुमार चटर्जी। प्रश्न 63, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसका विकल्प सी सही है, शौरसेनी अपभ्रंश। इसका विकल्प सी सही है, शौरसेनी अपभ्रंश। देखिए, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी अपभ्रंश आदि की उत्पत्ति हुई। तो शौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी बोली, खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई।
जो कि आजकल हम सभी लोग बोलते हैं। प्रश्न 64, निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? इसका विकल्प डी सही है, अवधि। इसका विकल्प डी सही है, अवधि। प्रश्न 65, दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? दृश्य श्रव्य काव्य से क्या अभिप्राय है? इसका विकल्प सी सही है, देखने के साथ साथ जिसे सुना भी जा सके, जैसे चलचित्र वो दृश्य काव्य है। इसका विकल्प सी सही है, देखने के साथ साथ जिसे सुन भी सके, जैसे चलचित्र वो दृश्य काव्य है। जिसे देखा और सुना दोनों जाता है वहाँ पर दृश्य श्रव्य काव्य होता है, जैसे नाटक, चलचित्र आदि। प्रश्न 66, निम्न इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव के नाम से विभूषित है? इसका विकल्प ए सही है, विद्यापति। इसका विकल्प ए सही है, विद्यापति। विद्यापति, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, राज पंडित, कवि कंठहार, कवि रत्न, मैथिल कोकिल आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं। हिंदी प्रश्न 63, प्रश्न 67, अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। इसका विकल्प डी सही, प्राकृत भाषाओं से। और ये भाषा का क्रम मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, इसका विकल्प डी सही, प्राकृत भाषाओं से। प्रश्न 68, कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। कुमायूनी भाषा भाषी क्षेत्र है। इसका विकल्प बी सही है, रानी खेत नैनीताल। इसका विकल्प बी सही है, रानी खेत नैनीताल। प्रश्न 69, अवधी भाषा की शब्दावली। अवधी भाषा की शब्दावली। इसका विकल्प सी सही है, तद्भव बहुला है। इसका विकल्प सी सही है, तद्भव बहुला है। प्रश्न 70, सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा, इसके सामने लिखा है बांगरू। फिर अवधी, इसके सामने लिखा है खलटाही। फिर हरियाणा, इसके सामने लिखा है अंतर्वेदी। फिर छत्तीसगढ़ी, इसके सामने लिखा है बैसवाड़ी। इसको मिला लेते हैं। ब्रजभाषा को मिलाएंगे अंतर्वेदी से, ब्रजभाषा को मिलाएंगे अंतर्वेदी से। फिर अवधी को मिलाएंगे बैसवाड़ी से, अवधी को मिलाएंगे बैसवाड़ी से। फिर हरियाणा को मिलाएंगे बांगरू से, हरियाणा को मिलाएंगे बांगरू से। फिर छत्तीसगढ़ी को मिलाएंगे खलटाही से, छत्तीसगढ़ी को मिलाएंगे खलटाही से। अब नीचे देखते हैं। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है। प्रश्न 71, रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग कमर्शियल और टीवी कमर्शियल में क्या अंतर है? इसका विकल्प ए सही है। रेडियो में सारा संदेश शब्द, संगीत और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। रेडियो में सारा संदेश शब्द और संगीत
और ध्वनि के प्रभावों में होता है, जबकि टीवी में सारे प्रभाव पर्दे पर दिखाई देते हैं। प्रश्न 72। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? इसका विकल्प ए सही है 6। इसका विकल्प ए सही है 6। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में 6 कारक हैं, लेकिन यदि पूछा जाए, इनका मत ना दिया जाए, पूछा जाए हिंदी में कितने कारक होने, तो 8 कारक हिंदी में होते हैं। प्रश्न 73। प्रश्न 73। अंगवधू खाली स्थान की रचना है। अंगवधू खाली स्थान की रचना है। इसका विकल्प डी सही है, दादू दयाल। अंगवधू दादू दयाल की रचना है। अंगवधू दादू दयाल की रचना है। प्रश्न 74। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। इसका विकल्प सी सही है, बुढ़ापा। इसका विकल्प सी सही है, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों दया, निर्धनता, दुर्घटना स्त्रीलिंग हैं। जैसे लोग बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, ये कोई नहीं बोलता बुढ़ापा आ गई, तो इसलिए बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 75। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? इसका विकल्प बी सही है, कीर्ति पताका। इसका विकल्प बी सही है, कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, जबकि कीर्तिलता और पदावली दोनों ही प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रश्न 76। प्रश्न 76। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद है। इसका विकल्प बी सही है, दुह प्लस प्रकृति। इसका विकल्प बी सही है, दुह प्लस प्रकृति। इसमें विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। प्रश्न 77। प्रश्न 77। प्रति प्लस आरोपण। प्रति प्लस आरोपण। इसका हो जाएगा विकल्प सी, प्रत्यारोपण। इसका विकल्प सी सही होगा, प्रत्यारोपण। इसमें यड़ संधि है। जब लघु या दीर्घ ई, उ, री, ली के उपरांत कोई असमान स्वर आए तो ई, उ, री, ली के स्थान पर या, वा, रा, ला हो जाता है। प्रश्न 78। प्रश्न 78। कालिदास हजारा की रचना की। कालिदास हजारा की रचना की। इसका विकल्प डी सही है, कालिदास ने। इसका विकल्प डी सही है, कालिदास ने। ये रीतकालीन कवि थे और इन्होंने कालिदास हजारा, वरवधू विनोद, जंजीरबंद, राधा माधव, बुद्ध, मिलन विनोद नामक अनेक रीतकालीन मुक्तक काव्य लिखे हैं। अब देखिए प्रश्न 79।
प्रश्न 79, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि हैं। ए कृष्णदास, बी नाभादास, श्री ध्रुवदास, डी श्री भट्ट। इसका विकल्प बी सही है, नाभादास। इसका विकल्प बी सही है, नाभादास। नाभादास जी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की है। अष्टयाम और भक्तमाल दो इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। कभी दे दिया जाता है अष्टयाम किसकी रचना है और कभी भक्तमाल, या कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है नाभादास जी की रचनाएं और उसमें अष्टयाम या भक्तमाल नीचे लिखा रहता है। तो अष्टयाम और भक्तमाल इनकी मुख्य रचनाएं हैं। प्रश्न 80, कमल दल नयनन की उन्मान। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मोह तन ते मंद मंद मुस्कान। कमल दल नयनन की उन्मान, बिसरत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पदचरण किसकी रचना है? यह पदचरण किसकी रचना है? इसका विकल्प बी सही है, रहीम। इसका विकल्प बी सही है, रहीम। प्रश्न 81, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए अपमान, बी अपराध, सी अपयश, डी अपमति। इसका विकल्प बी सही है, अपराध। इसका विकल्प बी सही, अपराध। अपराध में उपसर्ग नहीं है। शेष तीनों अपमान, अपयश और अपमति में उपसर्ग है। प्रश्न 82, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। इसका विकल्प बी सही है, संन्यास। इसका विकल्प बी सही, संन्यास। प्रश्न 83, निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। इसका विकल्प बी सही, कवित्री। इसका विकल्प बी सही, कवित्री। प्रश्न 84, प्रश्न 84, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? इसका विकल्प ए सही है, कलापी। इसका विकल्प ए सही है, कलापी। मोर के अन्य पर्यायवाची हैं केकी, शिखंडी, मयूर, ध्वजी, शिव सुत वाहन, नीलकंठ, सारंग आदि। प्रश्न 85, भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। भीतर भीतर सब रस चूसें, हंसी हंसी के तन मन धन मूसें। पंक्ति किस कवि की है? इसका विकल्प डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका विकल्प डी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 86, आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है। इसका विकल्प बी सही है, अनाचार। इसका विकल्प बी सही है, अनाचार। प्रश्न 87, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। इसका विकल्प सी सही है, बाल कृष्ण भट्ट। इसका विकल्प सी सही है, बाल कृष्ण भट्ट। इनके अन्य नाटक है नई रोशनी का विष, शिक्षादान,
नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि। प्रश्न 88, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका विकल्प ए सही है, उरग। इसका विकल्प ए सही है, उरग। प्रश्न 89, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? इसका विकल्प सी सही है, राही मासूम रजा। इसका विकल्प सी सही है, राही मासूम रजा। राही मासूम रजा एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासकार का तात्पर्य है, आंचलिक से तात्पर्य है एक किसी भी विशेष स्थल से संबंधित घटना का जहाँ पर वर्णन किया जाता है वो आंचलिक उपन्यास या आंचलिक कहानी कहलाता है। तो ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। प्रश्न 90, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। इसका विकल्प ए सही है, शाश्वत। इसका विकल्प ए सही है, शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए शाश्वत शब्द प्रयोग होता है। प्रश्न 91, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ ये पात्र दिए हुए, दूसरी तरफ कहानियाँ दी हुई हैं। सबसे पहले चंपा बुद्धगुप्त, उसके सामने दिया है नमक का दरोगा। फिर दिया है अलोपी दीन वंशीधर, उसके सामने दिया है ठेस। फिर सिरचन मानु, उसके सामने हार की जीत। फिर बाबा भारती खड़ग सिंह, उसके सामने आकाशदीप। और सबसे नीचे ताई। तो इसको मिला लेते हैं। चंपा बुद्धगुप्त को मिलाएंगे आकाशदीप से, चंदा बुद्धगुप्त को मिलाएंगे आकाशदीप से। फिर अलोपी दीन वंशीधर को मिलाएंगे नमक का दरोगा से। अलोपी दीन वंशीधर को मिलाएंगे नमक का दरोगा से। फिर सिरचन मान को मिलाएंगे ठेस से। सिरचन मान को मिलाएंगे ठेस से। फिर बाबा भारती खड़ग सिंह को मिलाएंगे हार की जीत से। बाबा भारती खड़ग सिंह को मिलाएंगे हार की जीत से। अब नीचे देखते हैं। नीचे इसका विकल्प ए सही है। नीचे इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 92, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? इसका विकल्प सी सही है, यात्रा साहित्य। इसका विकल्प सी सही है, यात्रा साहित्य। ये अज्ञेय जी की रचना है। प्रश्न 93, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। इसका विकल्प बी सही है, घबरा जाना। इसका विकल्प बी सही है, घबरा जाना। प्रश्न 94, निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। इसका विकल्प सी सही है, कलत्र। इसका विकल्प सी सही है, कलत्र। कलत्र नपुंसक लिंग शब्द है। प्रश्न 95, प्रश्न 95, अनंत शब्द की सही विधि होगी। अनंत शब्द की सही विधि होगी।
इसका विकल्प, ये विधि इसमें गलत छपा, इसमें संधि होनी चाहिए। अनंत शब्द की सही संधि होगी। इसका विकल्प बी सही है, अन प्लस अंत। इसका विकल्प बी सही है, अन प्लस अंत। ये यहाँ पर व्यंजन संधि है। प्रश्न 96, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी शब्द का समास है। इसका विकल्प ए सही है, तत्पुरुष। इसका विकल्प ए सही है, तत्पुरुष। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पत्ते की कुटी। यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। प्रश्न 97, प्रश्न 97, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। इसका विकल्प ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प ए सही है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 98, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें एक तरफ ये कवि दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। कालिदास इसके सामने लिखा है दश कुमार चरितम। फिर माघ इसके सामने लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर भवभूत इसके सामने लिखा है शिशुपाल वधम। फिर दंडी इसके सामने लिखा है उत्तर रामचरितम। इसको मिला लेते हैं। कालिदास को मिलाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से। कालिदास को मिलाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से। फिर माघ को मिलाएंगे, माघ को मिलाएंगे शिशुपाल वधम से। माघ को मिलाएंगे शिशुपाल वधम से। फिर भवभूत को मिलाएंगे उत्तर रामचरितम से। भवभूत को मिलाएंगे उत्तर रामचरितम को से। दंडी को मिलाएंगे दश कुमार चरितम से। दंडी को मिलाएंगे दश कुमार चरितम से। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। कालिदास को मिलाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम से। माघ को मिलाएंगे शिशुपाल वधम से। भवभूत को मिलाएंगे उत्तर रामचरितम से। दंडी को मिलाएंगे दश कुमार चरितम से। अब नीचे देखते हैं। इसका विकल्प बी सही है। प्रश्न 99, मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है। इसका विकल्प डी सही है, विशाख दत्त। इसका विकल्प डी सही है, विशाख दत्त। प्रश्न 100, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है। ए उभयामी सारिका, बी रघुवंशम, सी मालती माधव, डी बेड़ी संघार। इसका विकल्प बी सही है, रघुवंशम। ये नाटक नहीं है, यह कालिदास जी द्वारा विरचित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त अन्य तीनों ही नाटक हैं। प्रश्न 101, शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम है। इसका विकल्प डी सही है, माघ। इसका विकल्प डी सही है, माघ। प्रश्न 102, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। इसका विकल्प डी सही है, भवभूत। इसका विकल्प डी सही है, भवभूत। इसमें ये रामायण के ऊपर रचित है और इसमें भी 7 कांड हैं और ये करुण रस से संबंधित ग्रंथ है।
प्रश्न 103। उपमा पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत काव्य प्रसिद्ध है? उपमा पद लालित और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत काव्य प्रसिद्ध है? इसका विकल्प डी सही है, माघ। इसका विकल्प डी सही है, माघ। माघ की प्रशंसा में सभी आलोचकों ने कहा है कि माघ को कालिदास की उपमा, दंडी के पद लालित और भारती के अर्थ गौरव का सम्मिश्रण बताया गया है। प्रश्न 104। जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोगों के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? इसका विकल्प सी सही है, व्याकरण। इसका विकल्प सी सही है, व्याकरण। प्रश्न 105। भास की रचना है। भास की रचना है। इसका विकल्प डी सही है, प्रतिमा नाटकम। इसका विकल्प डी सही है, प्रतिमा नाटकम। भास की अन्य रचनाएं हैं अभिषेक, उर्भंगम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, बाल चरित्र, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्नवासो दत्तम आदि। प्रश्न 106। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। इसका विकल्प डी सही है, जयदेव। इसका विकल्प डी सही है, जयदेव। प्रश्न 107। स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। स्वत्यस्तु का संधि विच्छेद होगा। इसका विकल्प ए सही है, स्वस्ति प्लस अस्तु। इसका विकल्प ए सही है, स्वस्ति प्लस अस्तु। प्रश्न 108। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। वक्रोक्त सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। इसका विकल्प ए सही है, कुंतक। इसका विकल्प ए सही है, कुंतक। प्रश्न 109। चंद्रकांति शब्द में समास है। चंद्रकांति शब्द में समास है। इसका विकल्प बी सही है, कर्मधारय। इसका विकल्प बी सही है, कर्मधारय। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा चंद्र यूं कांति, चंद्र के समान चमक। प्रश्न 110। अनुदिनम में कौन सा समास है? अनुदिनम में कौन सा समास है? इसका विकल्प ए सही है, अव्ययी भाव। इसका विकल्प ए सही है, अव्ययी भाव। अनुदिनम, दिनम दिनम, प्रतिदिन अर्थात दिनम दिनम। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है तथा वो संपूर्ण पद को भी अव्यय बना देता है, अर्थात संपूर्ण पद अव्यय की भांति कार्य करने लगता है। प्रश्न 111। अकरोह रूप है। अकरोह रूप है। इसका विकल्प बी सही है, क्री धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अकरोह रूप क्री धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है।
प्रश्न 112। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। इसका विकल्प बी सही है, रामस। इसका विकल्प बी सही है, रामस। रामस रामयो रामाणाम, तो इसका विकल्प बी सही है, रामस। प्रश्न 113। रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। इसका विकल्प सी सही है, तृतीया। इसका विकल्प सी सही है, तृतीया। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय। तो इस तरह रूप आप पढ़ के देख सकते हैं। किसी भी चीज़ का रूप जब आए तो उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो रामायण शब्द रूप में ये तृतीया विभक्ति है। प्रश्न 114। लिट लकार किस काल का बोधक है। लिट लकार किस काल का बोधक है। इसका विकल्प सी सही, भविष्यत काल। इसका विकल्प सी सही है, भविष्यत काल। यदि पूछा जाता कि लट लकार किस काल का बोधक है तो इसका विकल्प ए सही होता, वर्तमान काल। यदि पूछा जाता लंग लकार किस काल का बोधक है तो इसका विकल्प बी सही होता है, भूतकाल। प्रश्न 115। प्रश्न 115। अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र द्वारा कस्य कर्म संज्ञा भवति। इसका विकल्प बी सही है, आधारस्य। इसका विकल्प बी सही है, आधारस्य। अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र द्वारा आधारस्य कर्म संज्ञा भवति, अर्थात अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था या आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। प्रश्न 116। रुच धातो योगे का विभक्ति भवति। इसमें चतुर्थी, इसका विकल्प डी चतुर्थी विभक्ति सही, चतुर्थी सही है, अर्थात इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। कोई भी चीज़ जहाँ रुच की बात आती, जैसे रुचते कोई भी चीज़ जब किसी को अच्छी लगती है, रुच की बात होती है, तो वहाँ पर सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रुचिर्था नाम प्रियमाणा, कहीं पर भी रुचि अर्थात कोई भी चीज़ जब, जैसे हरे रोचते भक्ति, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, तो जहाँ पर रुचि से संबंधित बात होती है, अच्छी लगने से वहाँ पर सदैव चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रश्न 117। अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। अभिता या सर्वता के योग में कौन सी विभक्ति होती है। इसका विकल्प बी सही है, द्वितीया। इसका विकल्प बी सही है, द्वितीया। अभिता सर्वतः परितः समया निक्षा, इन सभी इस प्रकार के शब्दों में सदैव द्वितीया विभक्ति होती है। प्रश्न 118। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही अनुवाद है। इसका विकल्प सी सही है, शिशु मोदकाय रोदति। यहाँ पर रोदति होना चाहिए, शिशु मोदकाय रोदति। ये इसमें रोदित लिख गया है लेकिन रोदति होगा, शिशु मोदकाय रोदति। प्रश्न 119। विद्यालयम निष्ठा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है।
विद्यालयं निकषः जलाशयः अस्ति। इसका सही अर्थ है, इसका विकल्प बी सही होगा। विद्यालय के समीप जलाशय है। विद्यालय के समीप जलाशय है। प्रश्न 120, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा है। इसका विकल्प डी सही है, संप्रदान। इसका विकल्प डी सही है, संप्रदान। कर्ता अपनी दान क्रिया के द्वारा जिसको संतुष्ट करना चाहे या जिसको कुछ भी दिया जाए संतुष्ट करने के लिए, तो उसमें सदैव संप्रदान संज्ञा होती है। तो इसलिए यहाँ पर राजा जो है ब्राह्मण को गाय दे रहा है अपनी इच्छा अनुसार उसे संतुष्ट करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। मेरा ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है आपके लिए, और इस वीडियो के बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लाइक। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।